हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजू, देन वी हैव पायल, मुनी, मीर, दानिश और रितु। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं सब लोगों को नमस्कारम एंड सब लोगों को गुड मॉर्निंग। सब लोग मुझे फटाफट से कंफर्म करिए, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड, क्या दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? इफ इट इज क्लियर ओनली देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो फटाफट से मुझे बताइएगा, क्या बैकग्राउंड दोनों चीज क्लियर है? ओके। तो गाइस, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट, यानी कि आखिरी पार्ट, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर मैं आप लोगों से हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट पर, अच्छा आवाज स्लो आ रही है, एक सेकंड, कुछ बच्चे बता रहे हैं आवाज स्लो आ रही है, तो एक बार मैं कंफर्मेशन कर लेता हूं। विवेक पूछ रहे हैं बैच बेटा आज नहीं, कल और है अभी हमारे पास दिन। सो आवाज ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो जिसको आवाज एक बार ठीक नहीं लग रही थी ना, एक बार प्लीज आप ईयरफोन या फिर हेडफोन से एक बार लगा लो, क्योंकि ना बाकी बच्चों को बेटा आवाज ठीक आ रही है, और क्योंकि उनको आवाज ठीक आ रही है सो डेट मीन्स के फिर आपके पास भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। सो गाइस, मैं जो समझाऊंगा वो वाला पार्ट है हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसको समझाने से पहले थोड़ी सी एक मूवी पे चर्चा कर लेते हैं। सर, एक मूवी थी जिसका नाम था फुकरे, और फुकरे का पता नहीं कौन सा वर्जन था, वो मुझे याद नहीं है, शायद थर्ड वर्जन था या सेकंड वर्जन था, जो अभी लास्ट ईयर ही रिलीज हुआ है। उसमें हाइड्रोकार्बन्स पे चर्चा करी थी। पता नहीं कितने लोगों ने मूवी देखी है। जितने लोगों ने देखी है वो हाइड्रोकार्बन्स वाले पार्ट पर जाएंगे, तो वहां पर तो इलॉजिकल बातें होती है, क्योंकि बॉलीवुड है भाई, इलॉजिकली बातें होंगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं रियलिटी में हाइड्रोकार्बन्स, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, राइट? सो यहां पर ये जो दो भाग हैं, तो मूवी वाले पार्ट को छोड़ देते हैं आज, क्योंकि हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है। सो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर मैं यहां पर दो चीजों पर जाऊं, ये और ये, तो मुझे कुछ क्लैरिटी मिलती है। और ये है कि सर जैसे हाइड्रो और कार्बन वाले पार्ट पे गए, तो मैं यहां पर ना H और C लिखना चाह रहा हूं। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? इसके पीछे कारण यह है कि सर आज हम जितना भी चर्चा करेंगे उन सभी में आपके हाइड्रोजन्स और कार्बन ही होंगे। यानी कि सर मैं ऐसे कंपाउंड्स की बात करने वाला हूं जहां पर हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे। और कल मैं आप लोगों से एक टर्म यूज कर रहा था, मैंने बोला था कि सर पता है मीथेन नाम की कोई चीज होती है ना सर, इथाइन नाम की कोई चीज होती है। तो ये सब क्या है, इन सब के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा डिटेल में, और ये भी बताऊंगा किस तरीके से इनके केमिकल फॉर्मुलेज बनते हैं और कैसे इनका नामकरण किया जाता है। तो गुरुदेव, यहां पर इस चर्चा को शुरुआत कर लूंगा, लेकिन एक सवाल है जो कि हमेशा से पहले मैं माहौल बनाता हूं जिससे आप लोग लिंक कर पाए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटा सा सवाल है, प्रश्न ये है, What external agent is used for artificial ripening of the fruits? यानी कि फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अब देखो, एक शब्द यहां पर अगर आप देख रहे हो लिखा है आर्टिफिशियल राइपनिंग, यानी कि मैं पूछना चाहता हूं कृत्रिम रूप से अगर मुझे कुछ फलों को पकाना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? तो आपके पास बहुत सारे आंसर्स होंगे, जो कि मुझे लग ही रहा था बहुत सारे आंसर देंगे सर। कुछ लोग कह रहे हैं कार्बाइड, राइट? और कुछ लोग ना जो यूपी बिहार के हैं, खासकर कैंडिडेट जो नॉर्थ रीजन में, यहाँ पे कार्बेट कह देते हैं, कार्बेट कार्बेट। तो बेसिकली कार्बेट कुछ नहीं, वो एक्चुअली आपका कार्बाइड होता है। लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर पे जाऊंगा, कार्बाइड वाले पार्ट से फॉर्मूले में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे थोड़ा इजीली मैं बता देता हूँ सर। यहाँ पे हम लोग टर्म यूज करेंगे इथाइलिन। क्या? इथाइलिन। अब यहाँ पर अंकित लास्ट में लेते हैं बेटा वर्ल्ड आउट, अभी तो चैप्टर की शुरुआत ही करी है। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूं फलों को पकाने के लिए मैं इथाइलिन या एसिटिलीन का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर एक सेकेंड, ये हमको पता तो है, लेकिन सर आप अभी एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे जैसे मीथेन, सर इथीन, तो यहां पे ईन का मतलब अलग होता है क्या और एन का मतलब अलग होता है क्या? तो ये जो टर्म्स हैं, आज इसी चीज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो यस, फलों को पकाने के लिए हम लोग सर एसिटिलीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, या इथाइलिन का एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पे रोहित ने उसका फॉर्मूला भी दे दिया है। अब देखिए सर, एक फॉर्मूला हुआ करता था कुछ ऐसे करके, एक फॉर्मूला हुआ करता था कुछ ऐसे करके, क्या था ये सब? तो आइए यहीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या है। तो सबसे पहले शब्द आता है हाइड्रोकार्बन। यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी, थोड़ा सा स्लो मोड में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मैंने बोला सर, ये वो कंपाउंड्स हो गए, हिंदी में कहूंगा सर ये वो यौगिक हो गए जो किसके बने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन वाले पार्ट से बने हुए हैं। तो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर एक्चुअली कंपाउंड्स,
हिंदी में बोलूंगा तो यौगिक है, जो कि आपके कार्बन या हाइड्रोजन के बने हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल कहां करते हैं गुरुजी? तो राहुल डोंट वरी बेटा, हमारा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कहां करोगे? तो सर इस्तेमाल की अगर बात आ रही है तो मैं आपको सीधा साधा एग्जांपल देता हूं। आज सुबह जितने भी लोगों ने आलू के पराठे खाए हैं, या सर पराठे खाए हैं, या फिर रोटी खाई है, कुल मिला के अगर आपने अपने घर में गैस का उपयोग किया है, तो जो सिलेंडर्स अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना नाश्ता करे सर पढ़ाई तो होनी नहीं है, नौकरी पे भी नहीं जा सकते। तो जिस गैस सिलेंडर का आपने इस्तेमाल किया है गुरुजी, रेशा, शहनाज, अंकुर, इस गैस सिलेंडर के अंदर प्रोपेन भी मौजूद था और ब्यूटेन भी मौजूद था। क्या होता है, ये बात की बात है। अगर हाँ लस्सी पिए तो बात अलग है, पर ये लस्सी वाले पार्ट में नो डाउट कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। सो देखो, कुलविंदर ने करेला की सब्जी खाई है। सो बेसिकली जब हम लोग अपने घर में गैस सिलेंडर की बात कर लें, या फिर अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, तो सर आप बाइक से, ऑटो से, बस से गए होंगे, तो यहां पर सभी जगह आपने कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल किया है। जो क्या था सर? हाइड्रोकार्बन एक यौगिक था, हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड था जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन का बना था। लेकिन सर ये कैसे, पल्ले नहीं पड़ा है? आइए सर पल्ले पढ़वाता हूं। प्रोप, ब्यूट, ये जो शब्द हैं इनका कुछ मतलब है। इसी प्रकार से एन, एन, इनका भी कुछ मतलब है। क्या है सर? आइए जरा एन, इन, प्रोप, ब्यूट, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स में आपके कार्बन और हाइड्रोजन के भाग मौजूद हैं। तो एक बार यहां पर सर चर्चा करनी है हमें, तो शुरुआत हम करेंगे सर सबसे पहले हाइड्रोकार्बन वाले भाग में एल्केन से। क्या बोला था मैंने? एक शब्द आया था एल्केन। बहुत स्लो मोड में जा रहे हैं प्लीज, तो एक एक एग्जांपल को लिंक करते हुए चलना, सुमित आदि सब लोग। ठीक है, एल्केन, कुछ लोगों को फॉर्मूला भी पता है, बट डोंट वरी, इस वाले पार्ट में कंफर्म करते हैं कि ये है क्या। एल्केन्स ये क्या होते हैं सर? सर पहले इंग्लिश में बताता हूं, फिर हिंदी में आऊंगा। सर ये वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, यानी हिंदी वाले जो बच्चे हैं सर, ये आपके देखो दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। पहले हिंदी वाले पे आ जाता हूं कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं सर, एकल आबंध वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये चीज मुझे पता है कि बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स को भी ये चीज क्लियर नहीं होती होगी, क्योंकि सर पेपर में जब पूछता है ना, तो हम सोचते हैं अरे यार ये तो खतरनाक है, छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है। देखिए, जब भी कभी आपको शब्द दिख जाए सैचुरेटेड, हिंदी वाले, जब भी आपको कभी शब्द दिख जाए संतृप्त, तो यहां पर सर मैं आज भी बता रहा हूं, यह भी क्लास के एंडिंग में बताऊंगा, और पेपर में सर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। अगर आपका सैचुरेटेड शब्द आ रहा है या संतृप्त शब्द आ रहा है, इसका मतलब सर यहां पर सिंगल बॉन्ड या एकल आबंधन की बात होगी। कितना? सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। अब आप कहेंगे सर यस बिल्कुल सही कह रहे हो रोहित, सिग्मा वाले पार्ट में यही आता है। अब देखिए, दो या तीन बॉन्ड वाले वो असंतृप्त होते हैं, यानी वो अनसैचुरेटेड होते हैं, वो बात की बात है। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एकल आबंध की बात कर रहे हैं। ओके, कैसे कर रहे हो ये भी तो समझाओ। तो अब सर यहां पर जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, मीथ एन, ईथ एन, तो अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जितनी कार्बन की मात्रा है, जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं, उसके हिसाब से नामकरण किया जाता है। तो अब मैं ये समझाऊंगा नामकरण दिया करा कैसे जाता है, और अपने एग्जामिनेशन के लेवल पे जितने भी इंपॉर्टेंट है उनके कुछ के नाम हम देख लेते हैं। अब देखिए, सो यहां पर सर मैं आप लोगों के लिए जो शब्द लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा मैथ, इसके बाद मैं आप लोगों को लिखता हूं एथ, इसके बाद लिखूंगा प्रॉप, फिर लिखूंगा ब्यूट, उसका लिखूंगा पेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं आगे और भी बताऊंगा आपको। मैथ जब भी शब्द दिखाई दे, समझ जाओ कि यहां पर कितने हैं कार्बन, एक कार्बन यहां पे मौजूद है। गाइस प्लीज रिमेंबर, जब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी में सेम ही नाम है। अगर मैथ दिखता है तो एक कार्बन, ठीक है, एथ दिखता है तो दो कार्बन, प्रॉप दिख रहा है इसका मतलब तीन कार्बन, ब्यूट का मतलब चार कार्बन, पेंट का मतलब
5 कार्बन, और ऐसे ही मैं और भी लिख देता हूं, पेंट के बाद आएगा आपका हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। हमारे पेपर में इतने में काम चल जाएगा, राइट। यानी कि सर ये सीक्वेंस ऑर्डर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 तक तो कम से कम याद रखना ही है, हो सके तो 10 तक याद कर लेना, क्योंकि ऑक्ट वाले पार्ट तक बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे था, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन एंड सो ऑन। गाइस अब यहां पर ये जो मैं नाम ले रहा हूं प्लीज, और हाँ सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगला बैच का भी स्टार्ट होगा सर, पीडीएफ कहां मिलेगी सर, ब्ला 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 कहां होगा, सब थोड़ी देर के लिए प्लीज भूल जाना, क्योंकि मैंने कल भी बोला था हमारे पास 2 दिन है, मैं यहां पर बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझाना चाह रहा हूं। तो आज हम लोग कोई भी फालतू वाली बात नहीं करने वाले हैं। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग आता है, कोई भी दिमाग में सर एक्स्ट्रा चीज आ रही है, क्लास व्लास सर कौन से टीचर कब लेंगे, शेड्यूल क्या है, प्लीज ये मैं केवल अभी बता रहा हूं, कल भी नहीं बता पाऊंगा, टाइम थोड़ा सा कम है। आप लोगों को ऐसा कोई भी डाउट आता है, सब लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं और मेरी मेल आईडी सबके पास है, तो ऐसा कोई भी डाउट हो प्लीज टेलीग्राम आईडी पर या फिर मेल आईडी पर ड्रॉप कर देना। बस मैं किसी कमेंट्स नहीं देख रहा हूं अभी, मैं वापस फोकस करता हूं। तो मैं यहां पर यस मीर दानिश, मतलब जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वी आर कवरिंग दैट पार्ट, ठीक है। सो गाइस यहां देखिए, मैथ का मतलब था 1 कार्बन, एथ का मतलब था 2 कार्बन, प्रॉप का मतलब था 3 कार्बन एंड सो ऑन। इफ आई टॉक अबाउट, वापस जाता हूं और यहां पर मैंने एक शब्द लिखा था, तो आप लोगों को ना यहीं पे मैं कंफर्मेशन दूंगा, ब्यूट एन। तो आपको क्या लगता है कि ब्यूट वाले पार्ट पर यहां पे कितने कार्बन होने चाहिए थे, एक बार मुझे प्लीज आंसर दोगे। सब ब्यूट एन लिखा है, तो ब्यूट वाले पार्ट पे कितने कार्बन होंगे, एक एक बच्चा सही है, रौनक, ऋतु, अनामिका, साहिल, बेटा यहां पे मैं 4 कार्बन की बात कर रहा हूं, ओके इतना सॉर्टेड है। लेकिन यहां पर एक चीज और समस्या आ सकती है कि सर इस एन का क्या करें। ब्यूट हमको समझ में आ गया, जैसे 4 है, ऐसी प्रॉप की बात करते तो यहां पे 3 आ जाते, ठीक है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको एक चीज और समझाई, क्या कि अगर एन शब्द लिखा है तो एक एन शब्द का मतलब है यहां पे सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, राइट। एस्पायरेंट से बेटा डायरेक्टली याद करना पड़ेगा सीक्वेंस ऑर्डर, है ना। सो अब देखिए, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, तो इसको सर थोड़ा सा इजीली समझा देता हूं, क्योंकि सीधे 4 पे आऊंगा थोड़ा सा टिपिकल होगा। वापस आते हैं और यहां देखते हैं, यहां पर लिखा है सर ईथ एन, क्या लिखा है गाइस, ईथ एन, यानी ईथेन इसे बोलेंगे। ईथेन वाले शब्द में बस मुझे ये बताइएगा, ये जो ईथेन है, ईथेन में कितने कार्बन आएंगे सर, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या था, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, सब कुछ मैंने लिखा था। यहां पे मुझे पता था कि एथ के अंदर सर कितने आते हैं, 2 कार्बन आते हैं, बिल्कुल सही। यानी कि अगर मैं ईथेन की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या करूंगा, 1 कार्बन ये लिया, एक और कार्बन ये लिया, यानी 2 कार्बन लिए। अब 2 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी थी, तो सिंपल सा फंडा है गुड़िया, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कि यहां पे क्योंकि इन शब्द लिखा है, ये क्या है सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी सर ये संतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें सर एक सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा सर, यहां से अब हमने अपना तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग, सर उसकी हल्की हल्की झलक पड़ रही है, ध्यान देना। तीसरे चैप्टर की वापस से रिवीजन करने वाले, मैंने बोला था ना केमिस्ट्री में हर चीज लिंक होगी, तो जितने बच्चों ने तीसरा चैप्टर मुझसे पढ़ा था प्लीज उस वाले पार्ट पर आते हैं। कार्बन के पास सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, मैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो जितना पूछूं केवल उतना जवाब देना। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बिल्कुल सही, परफेक्ट, सबके सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1 2 3 और 4, करेक्ट है भाई, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला भी कार्बन है गुरुजी, इस वाले कार्बन के पास भी कितने होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाया है, बिल्कुल वही है जो केमिस्ट्री के नियम है, उसी हिसाब से चल रहा हूं। अब यहां पर हुआ क्या है, मुझे बोला गया ईथेन, ईथेन का मतलब क्या है सर, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सर, आ जाइए, जोड़ दिया, मतलब बराबर बराबर शेयरिंग करा दी है, मैंने अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाया, मामला सेट है। एक बार इस कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, तो इस कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 तो थे, पांचवा ये आ गया था, राइट। यानी कि इस कार्बन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 की कमी है, 3 पूरा कौन करेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन चाचा आएंगे कि कार्बन सुनो ना,
एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक तुम्हारे पास है, बराबर बराबर शेयरिंग कर लें क्या? बिल्कुल। सो यहां पे गुरुदेव एक हाइड्रोजन आया, शेयरिंग, एक हाइड्रोजन आया, शेयरिंग, एक हाइड्रोजन आया, शेयरिंग। गाइस, क्या इस वाले कार्बन की लाइफ सेट हुई? आप सबके सब पुराने बच्चे हैं, मुन्नी, मानवी, अंकुर, अनुराग, सबके नाम मैं पहचानता हूं। सो अभिषेक सिंह, एक बार मुझे कंफर्म करो, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस कार्बन की लाइफ सेट है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, राइट गाइस? परफेक्ट। अब शिव, प्राची और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, इफ आई टॉक अबाउट दिस कार्बन, इसके लिए क्या करें? अगेन सेम थिंग, इस कार्बन के पास सर 1 2 3 4 5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हैं। ये कार्बन अभी इसकी लाइफ सेट हुई नहीं है, इसकी लाइफ सेट करनी पड़ेगी। तो सेम चीज है, बिल्कुल बिला, प्रियंका सही कह रहे हो। तो डेट मींस कि यहां पर भी मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा बनता है। पेपर में कहानी कोई नहीं पूछेगा, पेपर में सर हमारे पास जीरो से पूरा फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से एक ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो पेपर में बनाना नहीं है, बट मैं लॉजिक इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं कि एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपसे पूछे सर इसमें से अब इथीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, सर इथाइन का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप कहीं गलती ना कर दो। तो C2H6 फॉर्मूला कैसे बना देखो, 1 2 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6। तो ये फॉर्मूला ऐसे तैयार होता है इथेन का, सिंपल सा फंडा है। तो C2H6 वाले पार्ट से मुझे समझ में आया कि इथेन का फॉर्मूला है। एक तो ये चीज है जो मुझे समझानी थी, लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई गाइस। यहां तक मैं क्योंकि सबके आंसर देखता जा रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं यहां तक सब कुछ क्लियर है। सो अब सर यहां पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। ये फॉर्मूला कैसे आया, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये भाई साहब कैसे आएंगे? तो गुरुदेव अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ये फॉर्मूला, ये एन क्या है सर? एन बता रहा है कि आपके कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन के कितने भाग मौजूद हैं। तो सर इस फॉर्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। यहां पे एन कितना है, 2। तो एक बार फॉर्मूला लिखता हूं मैं, कलर चेंज कर लेता हूं जरा। फॉर्मूला है CnH2n+2। एक बार देखते हैं फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं। कार्बन कितना है, 2, तो C2, H, सर n की वैल्यू कितनी थी, 2 + 2, क्या बन गया, C2, 2 2 4 + 2 6। तो यहां से फॉर्मूला बना मेरा C2H6। इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी आपको एग्जामिनेशन में कोई फॉर्मूला दे दे या फिर स्ट्रक्चर दे दे, तो सर मैं चाहे स्ट्रक्चर देख लूं, चाहे मुझे ऐसे फॉर्मूला दे दे, मैं बहुत आसानी से बता पाऊंगा कि ये चीज एल्कीन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अभी तो एल्कीन एल्काइन समझाया नहीं है, लेकिन एल्कीन वाला पार्ट मुझे जरूर क्लियर है कि एल्कीन में 2 चीजें याद रखनी है। क्या? एक तो ये सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, देखिए कहां गया, ये सिंगल बॉन्ड है हमारा। दूसरा इनका जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है CnH2n+2। ये बहुत बेसिक सब चीज थी। हम लोग अब सर ऐसे ही सुपर फास्ट मोड में, आपसे पूछूंगा नहीं लेकिन मैं अपने आप ही बता दे रहा हूं। जैसे ब्यूटेन का आता, तो ब्यूटेन का मैं क्या करता, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाता, तो देखिए, हाँ बिल्कुल वही गुड़िया, बस उसी क्लास का ना, 9 10 11 12 वही रिवाइज कर रहे हैं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता, ब्यूट। तो ब्यूट का मतलब, हाँ बिल्कुल गांगुली, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन मेरा काम है भाई लॉजिक बताने का कि पेपर में कुछ फंसे ना, कि हमारी तरफ से भाई साहब यार हम अटक गए, कहीं अटकोगे नहीं, सब जगह लगा लोगे। तो ब्यूटेन पे अगर मैं आ जाऊं, तो सर अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा, तो सर सिंपल सी बात है, कार्बन है 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब इनको मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो यहां पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा। लेकिन फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जब भी एल्केन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मूला फिर क्या होगा गुरुजी, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन के कितने 4 पार्ट हैं, तो हाइड्रोजन 2 × 4 + 2, यानी कितना बन गया, C4, 4 2 8, H10। तो C4H10 ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर? तो सर ये पार्ट तो हमारा सॉर्टेड हुआ, लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो संतृप्त असंतृप्त बोल रहा हूं, ये अगले 15-20 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमारी जो गैस जलती है वो पीला रंग नहीं देती। आप लोग जब खाना बनाते हैं तो येलो कलर की फ्लेम ना आके ब्लू फ्लेम आती है, नीली फ्लेम आती है, क्यों होता है ये मैं बाद में बताने वाला हूं। बस जो बता रहा हूं ना उसे ध्यानपूर्वक सुनना। तो मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, ये सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट, अब सर हम लोगों ने एल्कीन वाला पार्ट तो समझा, अब मीथेन ईथेन इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर यहां पर एक शब्द और आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि सैचुरेटेड यानी संतृप्त की आपने बात की थी, तो सैचुरेटेड का सर ये भी एग्जांपल था और ये भी एग्जांपल था। यानी अगर मैं संतृप्त अवस्था की, सॉरी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा था,
यहां पे आपके सिंगल बॉन्ड आ जा रहे थे, मेरा काम यहां पर खत्म था। ये मैंने आपको समझा चुका था। लेकिन हाँ, एग्जाम में फॉर्मूला आता है मधुमिता। लेकिन अनसंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, यानी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें सर आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग बोल रहे थे सर यहां पर एल्केन, वैसे ही सर हाँ, हिंदी और अंग्रेजी में सेम ही नाम है, याद रखना सर। एल्कीन होता है डबल बॉन्ड वाला और एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब आप कहेंगे सर कैसे, आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। सो गुरुदेव, टॉकिंग अबाउट इथीन, लेट्स डिस्कस अबाउट इथीन। तो देखिए यहां पे जो आप नाम देख रहे हैं, मैं केवल जो पूछ रहा हूं वो बताना, ठीक है बेटा। एथ, एथ का मतलब कितने कार्बन, एक बार फटाफट से बताते जाओ। एथ का मतलब कितने कार्बन, वैशाली, कृष्णिया, संजू, गुड़िया? 2 कार्बन, राइट। मैथ के बाद एथ, परफेक्ट, यानी कि 2 कार्बन। ऐसे ही प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर बनेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं देखूंगा एथ वाला पार्ट, यानी 2 कार्बन है, ठीक है। 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये। मैंने सर एथ के हिसाब से यहां पे 2 कार्बन लगा दिए। खुल जा बेटा, हाँ। अब सर यहां पर ये जो ईन लगा है, ईन, ईन का मतलब कितने बॉन्ड, अभी मैंने आपको समझाया। ईन का मतलब 2 और आइन का मतलब 3। सो गाइस फॉर्मूला भी मैं समझा दूंगा, बिल्कुल आप फॉर्मूला को टेंशन मत लो, वो हाइड हो गया तो मैं हटा देता हूं, डोंट वरी। लो आ गया। सो ईन का मतलब डबल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन के सर वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ही लोगों ने बताए हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं बताया। अब 1 इलेक्ट्रॉन में जो यहां पर लगा था, मैं उसकी जगह यहां पे लगा देता हूं। मैंने कुछ अलग से तो नहीं किया गाइस, ध्यान से देखो। हाँ, मीथेन नहीं बनेगा, बिल्कुल नवनीत, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए सर कार्बन के साथ, राजा शर्मा थोड़ा सा इंतजार कर लो बेटा, रुको जरा, सब्र करो, हम वही समझा रहे हैं कि फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, तो रुक जाओ। सो यहां पे सर कार्बन के लिए मैंने क्या बोला, जो मैं नीचे लगा सकता था वो मैंने ऊपर लगा दिया, मैंने तो कुछ गड़बड़ करी नहीं भाई साहब। वही है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे ही इनके पास भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने तो कुछ अलग नहीं किया, राइट। अब यहां पर अनिरुद्ध बेटा, अब चैट में ऑफ इसलिए नहीं करना चाह रहा, वो रहने दो, उसमें ना टाइम वेस्ट होगा, बस ना पढ़ाई पे फोकस करते हैं, छोड़ो कमेंट पे ना इग्नोर ही मार दो, बस अपने आंसर दो। अब देखिए यहां पर अगर मैं इस वाले पार्ट पर जाऊं तो ये देखिए, अगर मैं इसकी यहां पे शेयरिंग कर दूं और इसकी यहां पर शेयरिंग कर दूं, क्योंकि सर मुझसे डबल बॉन्ड की बात की गई थी, यहां पे ईन लिखा था, डबल बॉन्ड हुआ। क्या आप मुझे बताएंगे इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, प्लीज प्रवीण, माही, मुन्नी, सब लोग, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस कार्बन पे, कितने, 6, परफेक्ट। सिमिलरली इस कार्बन पे आ जाओ, तो इस कार्बन पे कितने गाइस, 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन लाइफ सेट करने के लिए, आसान भाषा में कहूं तो इनकी स्टेबिलिटी के लिए इनको कितने चाहिए, 8, 8 नहीं हुए तो 7 हुए, 8, राइट। सो इनको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन आएगा। ब्रो सुनना यार, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जे 2 की जरूरत है, तो मैं अपने जैसे 2 ले आता हूं। तो देखिए 1 हाइड्रोजन ये आया और 1 हाइड्रोजन ये आया, क्या इस कार्बन की लाइफ सेट हो गई, यस, ये कार्बन स्टेबल हो गया। ये कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन अपना सेट है। क्या ये कार्बन अभी सेट है, नो, इस कार्बन को सेट करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन भी सेट। और हाइड्रोजन तो सर हमारे ड्यूप्लेट वाले होते ही, उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इनका काम सेट है, ठीक है। तो अब सर यहां पर जरा इस स्ट्रक्चर पे समझते हैं, अगर डबल बॉन्ड आया तो आपने हमको ये तो बता दिया था कि सर ये ईन कहलाएगा, लेकिन फॉर्मूला देखते हैं सर, फॉर्मूला कैसे बनेगा। इसका फॉर्मूला देखें तो कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 1 2 3 4, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है सर, सर यहां पे जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है CnH2n। चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि सर 2 यहां पे लगाऊं तो सर n की वैल्यू 2 है और हाइड्रोजन पे 2 × 2, क्या बना, फॉर्मूला बना C2H4। यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले के लिए एल्कीन CnH2n+2, सर एल्कीन के लिए CnH2n, सिंपल। तो ये फॉर्मूला आपको
ये भी याद हो गया, इसमें भी समस्या नहीं है। लेकिन यहीं पे अब देखो इथीन वाला पार्ट भी मैंने समझा दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा सर, ये भी तो बताओ। तो आइए सर ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं। ये क्या थे, ये असंतृप्त थे, यानी कि ये आपके अनसैचुरेटेड थे, राइट। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सर एक या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट पर जाने से पहले मेरा एक सवाल है, ये मैं बाद में बताऊंगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं सर, मीथेन का फॉर्मूला जो मुझे बताएगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा। चलिए, जिसको मैं जो मुझे मीथेन का फॉर्मूला बताएगा उसको मैं एक चॉकलेट देने वाला हूं। तो प्लीज आंसर दो। रिजवान एक बार रिफ्रेश करना बेटा। मीथेन का फॉर्मूला, मैंने मीथेन नहीं पूछा, याद रखना। मानवी, ऋतिक, साक्षी, अंकुर, देन मिश्रा जी, शशिकांत, चिराग, अंकुर, प्रिंस, आप सभी लोगों के लिए जहां पना तुस्सी ग्रेट हो। क्यों? द रीजन इज बेटा मीथेन बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मीथेन बन जाए। सर मीथेन याद रखिएगा, मीथेन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप बना के देखोगे भाई साहब, बनेंगे ही नहीं। यानी कि जब एल्कीन फैमिली आती है तो एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर इथीन होता है। जैसे सबसे पहले मीथेन होता था, फिर इथेन होता था, तो ये सब बनाने पॉसिबल थे। लेकिन जब आप एल्कीन पे आते हो तो एल्कीन में सबसे पहले इथीन बनता है, राइट। उसका सीधे प्रोपीन, ब्यूटीन ये सब बनना शुरू कर देते हैं। यानी यहां पे मीथेन होता ही नहीं है। पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि निम्न में से कौन सा आपका मीथेन का फॉर्मूला है, और एक ऑप्शन देगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा सर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यस, हाँ वो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जरा सोचो ना, मैथ का मतलब एक कार्बन है। अब एक कार्बन के साथ सर आप यहां पे डबल बॉन्ड लगाओगे कैसे, कहां लगाओगे सर डबल बॉन्ड, बताओ किसके साथ लगाओगे? डबल बॉन्ड की शेयरिंग कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि सर ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए मीथेन पॉसिबल नहीं होता है। खैर वापस आते हैं। मीर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ तो मैं सर आगे बढ़ा था, ये समझा रहा था। अब यहां पर मीथेन और इथीन कैसे हो जाएगा बेटा सेम, नवनीत कह रहे हैं। अच्छा सब लोग सुनो, नवनीत का कहना यह है सब मीथेन और इथीन का फॉर्मूला सेम होगा। कैसे हो जाएगा बेटा? मीथेन में मैथ है, एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ। इथीन में दो कार्बन है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। तो हाउ फॉर्मूला कैन बी सेम? नहीं होगा बेटा सेम। नवनीत प्रकाश सुमन, इज दैट क्लियर? बेटा मीथेन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मैथ का मतलब एक कार्बन, तो CH4। जबकि मीथ आपके यहां पे इथीन की बात करें तो इथीन में क्या था? दो कार्बन विद डबल बॉन्ड, तो डेट इज नॉट सेम। अब आओ सर आगे गाइस। आइन, आइन से क्या समझ में आया सर? आइन का मतलब हम लोग यहां पे एल्काइन की बात कर रहे हैं। एल्काइन में क्या होता है? एल्काइन के अंदर सर आपका आता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है सर, बना लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो आप सर यहां पर नाम देख रहे हैं, एथ, प्रोप, ब्रूट, पेंट एंड सो ऑन। एथ, एथ से समझ लेते हैं। एथ का मतलब कितने कार्बन गाइस? एथ का मतलब दो कार्बन। मैथ एक, एथ दो, प्रोप तीन, ब्यूट चार, पेंट पांच एंड सो ऑन। एथ का मतलब दो कार्बन। ठीक है, आइए सर दो कार्बन बना लेते हैं। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, सॉर्टेड है, राइट। अब सर लेकिन यहां पर एथ के आगे क्या लिखा है? एथ के आगे लिखा है आयन। आइए सर आयन बनाएं। अब अगर आयन बनाना है, लक्ष्मी कह रही 2 करोड़, तो सर आयन बनाना है तो यहां पे सर 1 2 3, क्योंकि सर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है ना, 3 मैं इधर लगा देता हूं, 1 इधर लगा देता हूं। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, राइट। सो गुड़िया एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लो कि बाकी बच्चों को साफ दिखाई दे रहा है बेटा, हो सकता है आपका नेटवर्क का इश्यू हो। सर क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं तो मैंने सर कुछ गलती नहीं करी, 3 इधर लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया, आसानी से समझाने के लिए। अब जैसे इधर लगाया वैसे इधर लगा देता हूं। तो यहाँ पे सर देखो 1 2 3, केमिस्ट्री के वही लॉजिक है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन जो मैंने डॉट से दिखा दिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 जब केमिकल बॉन्डिंग समझी थी। अब यहां पे ये जो पार्ट है, अगर मैं इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग बनाऊं तो ये देखिए 1 2 3। कैन यू टेल मी इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? थोड़ा सा जल्दी आंसर चाहिए होगा गाइस। इस कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? राजा शर्मा बिल्कुल सही, 7। मानवी अभी 8 नहीं हुए, यहां पर 7 है। कितनी है? 7।
दैट मीन्स ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइफ अभी सेट हुई नहीं है। लाइफ सेट होने के लिए एक हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन कहेगा ब्रो सुनो ना यार दोस्ती कर लो हमसे। तो यहां पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन की लाइफ सेट। इसी प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस हाइड्रोजन की भी लाइफ सेट। ये हाइड्रोजन खुश है, ये हाइड्रोजन खुश है। क्या कार्बन स्टेबल हुए? लेट अस सी। सर यहां पर श्रेया मेहता एब्सोल्युटली करेक्ट। इस कार्बन पे चलते हैं। 1 2 3 शेयरिंग हुई है, 4 5 6 7 एंड 8, दैट मींस ये कार्बन सेट हो चुका है। इस कार्बन पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। सर ये कार्बन भी सेट है। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला जो हमारे पास बन के आया है वो फॉर्मूला है हमारे पास C2H2। क्या फॉर्मूला है गाइस? फॉर्मूला है C2H2। अब इसका जो एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो होता है ये। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल करेगा। आइए चेक करते हैं। CN का मतलब क्या? कार्बन कितने हैं? 2 हैं, राइट। H 2 × 2 - 2। अब गाइस अगर यहां पर गलती कर रहे हो इस कैलकुलेशन में तो मैं सच बता रहा हूं कैमरे में से निकल के पिट्टू करूंगा, क्योंकि सर ये बेसिक सी मैथ्स है। प्लीज याद रखना बेटा, पहले 2 - 2 मत कर देना कि सर आपका H 0 आ रहा हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, 1 2 6 बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा। यहां पर ये 2 × 2 - 2 लिखा है तो ऐसे मत करना 2 × 0, क्योंकि हमने बचपन से, ये वैसे मुझे पढ़ाना नहीं है, ये मैथ्स वाले सर आपको अच्छे से बता देंगे। तो मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा हूं, बस बेसिक नॉलेज दे रहा हूं कि आपको पता रहना चाहिए। बॉड मास वाला नियम याद आ रहा है? सबसे पहले ब्रैकेट देखे जाते हैं, फिर सर ऑफ लिखा रहता है मल्टीप्लाई वाला, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, तब जाता है सब्ट्रैक्शन आता है। तो सिंपल सा फंडा है, पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। सो यहां पे जो आंसर है वो क्या होगा? C2 2 4 - 2 दैट इज C2H2। ये एक्चुअली बॉड मास में इसलिए बोल दे रहा हूं, पेपर में ना ये बहुत घुमाता है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो यहां पे सर देखिए C2H2 मैच कर गया। तो यहां से मुझे 3 फॉर्मूले समझ में आए। कौन कौन से गुरुदेव? देखते हैं। तो 3 फॉर्मूले मैंने बोले, एक था CnH2n+2, ठीक है गाइस। दूसरे में निंजा गेमिंग अंकित, मनीषा, संजू। दूसरे में क्या करो, इसमें 2 कम कर दो, सब में 2 2 कम करते जाओ। 2 इसमें से कम करूंगा तो क्या बचेगा? CnH2n, 2 कम कर दिए। और इसके बाद दोबारा से 2 कम कर दो, CnH2n-2, बस सब में 2 2 कम करते जाओ। यानी कि जो सबसे पहले वाला लिखा है सर ये होता है एल्कीन, ठीक है गुरुजी। दूसरा ये जो लिखा है ये होगा एल्कीन, और तीसरा यहां पर ये जो तीसरा लिखा है ये है एल्काइन। एक बच्चे ने पूछा है, नाम मैं भूल गया अभी, मैं बस आपको जब समझा तो एक बच्चे का कमेंट निकला था सर प्रोपीन का एग्जांपल और दे दो, तो मैं यहाँ पे प्रोपीन वाला एग्जांपल और दे देता हूं, ठीक है। सो प्रोपीन वाले पार्ट पे चलते हैं। तो बस एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं प्रोपीन समझा देता हूं। प्रोपीन मैं कुछ नहीं समझाने वाला हूं, आप ही लोग सर यहां पे बताइएगा, राइट। सर अगर मैं मैथ एथ प्रॉप की बात करूं, प्रॉप, तो प्रॉप का मतलब कितने कार्बन है? प्रॉप का मतलब आपके कितने हैं? 3 कार्बन हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। 3 कार्बन है। फॉर्मूला क्या बनेगा? तो लेट अस सी। सर इन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, यही होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CnH2n से? CnH2n यानी कि फॉर्मूला बनेगा आपका C3H6, एज सिंपल एज इट। खैर तो सर अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बताने वाला हूं ये ALP में उतना डिटेल में नहीं पूछता, लेकिन ये जो SSC JEE, SSC CGL और RRB JEE जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, यानी कि जो हायर लेवल पे पेपर देंगे, उनके लिए अब अगला वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, इनके वर्गीकरण पे चलते हैं। तो देखिए सर जैसा कि मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं सर ये सैचुरेटेड हो सकते थे या अनसैचुरेटेड हो सकते थे। सैचुरेटेड का मतलब क्या था? सैचुरेटेड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए दानिश नो वरीज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना सर, ये जो हाइड्रोकार्बन्स में हमने बोला जिसमें हाइड्रोजन कार्बन मौजूद थे, इनमें 2 कैटेगरीज थी, एक सैचुरेटेड, एक
अनसैचुरेटेड। क्या थे? एक थे संतृप्त, एक थे असंतृप्त। तो जो संतृप्त थे, सिंगल बॉन्ड वाले, जिसके अंदर एल्कीन्स आ जाते थे, सिंगल बॉन्ड वाले, उनको हम बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? हिंदी अंग्रेजी में सेम ही नाम है, एलिफेटिक। सीएचएसएल के लिए ये वाला टॉपिक है ना, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये थोड़े से हायर लेवल पे चला जाता है ना। तो सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एएलपी वाले पार्ट पे चलो, तो एरोमेटिक एलिफेटिक से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछता, ना के बराबर ही पूछता, लेकिन आप लोग पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है फिर आप किसी और कोई एग्जाम देंगे, वैसा तो नहीं कि एक ही एग्जाम के लिए फिक्स है, हम यही पेपर देने वाले हैं। तो सब लोगों को ये पढ़ना है, बस मैंने आपको बताया कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, बातचीत नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो मैंने ये बोला हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के थे, जिसमें सर यहां तो सिंगल बॉन्ड होता था, यहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते थे। सिंगल बॉन्ड वाले होते थे संतृप्त यानी सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाले होते थे असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड। अब देखिए, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड, उनको एल्कीन कहते थे, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता था उनको हम एल्कीन या एल्काइन कह देते थे। तो ये जो कैटेगरी थी ये आती थी किसमें? सर ये आपके एलिफेटिक होते थे। तो एलिफेटिक के अंदर आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, दोनों ही कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो पेपर में कैसे पूछता है, मैं एसएससी जेईई का एक प्रश्न पूछता हूं, उसमें क्या था, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ऐसे करके स्टेटमेंट दिया था। तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी सैचुरेटेड। तो प्लीज याद रखिएगा, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड होंगे, यानी कि ये आपके असंतृप्त होते हैं। तो बेसिकली यहां पर बस आपको एक बार रिवीजन और करना पड़ेगा। तो यहां पर याद रखिएगा, जब हम लोग एलिफेटिक की बात कर रहे थे, तो जो एलिफेटिक होते हैं यहां पे सर संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक हमेशा और हमेशा आपके असंतृप्त होते हैं, ये चीज। तो एक्चुअली यहां से क्वेश्चन पूछा था। अब यहां पर होता क्या है, जैसे मैं आपसे सैचुरेटेड की बात कर रहा था, सैचुरेटेड क्या था? एकल आबंध वाला, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट था ना, ये हम लोग जो बोल रहे थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में हम लोग जो अपने घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस गैस सिलेंडर के अंदर कुछ गैसेस मौजूद हैं। सर मैं 3 के नाम लेना चाहूंगा। पहला नाम है आपका ब्यूटेन, राइट? दूसरा नाम मुझे बताइए सर क्या होगा, और फिर तीसरे नाम पे आऊंगा जो हमारे सर स्मेल के लिए होता है, स्पेशली स्मेल के लिए, वो बात की बात है। पहले मुझे बताओ ब्यूटेन के अलावा और क्या होता है? बहुत बढ़िया, सब ब्यूटेन के अलावा दूसरा है प्रोपेन। तो बहुत सा बच्चा ना पेपर में फंस जाता है कि सर हमको लगता है कि जो स्मेल के लिए वो भी जलाने में मदद करेगा। तो याद रखना, केवल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या जो प्रोपेन है सर, केवल यही है जो कि जलाने में हेल्प करते हैं, या फिर मैं बोलूंगा जो ज्वलनशील इसको पदार्थ बनाता है, ज्वलनशील, यानी कि इसको जो सर जलाने में मदद करता है वो सर आपका केवल ब्यूटेन प्रोपेन है, राइट? लेकिन होता क्या है, सिलेंडर बहुत अच्छा है ठीक है। सो गाइस, अब कई बार क्या होता है कि ना सिलेंडर का अगर नोजल खुला रह गया तो स्मेल आती है। क्या जरूरत है स्मेल की? स्मेल की जरूरत बहुत है, क्योंकि सर होता क्या है, मान लो आप लंबे समय तक बाहर गए हैं, गैस खुली रहेगी, फॉर एग्जाम्पल आप घर में घुसे, और घर में घुसते ही जैसे आपने स्विच ऑन किया, देखो स्विच ऑन करते में हो सकता है थोड़ी सी भी स्पार्किंग हो सकती है ना? हमको तो नहीं पता, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, स्पार्किंग हो सकती है। अगर हल्की सी भी चिंगारी आ गई तो सर बूम। तो बेसिकली ऐसा ना हो कि सर आपके घर में गैस इकट्ठी हो गई हो, आपको सूंघ भी ना पाओ, और जैसे ही सर आपने स्विच ऑन किया आग लग जाए। वो के लिए नहीं माचिस जलाओगे तभी आग लगेगी, वो सर इवन स्पार्क से भी आग लग सकती है। और ये किसके कारण होता है सर? ये होता है आपका इथाइल मरकैप्टन के कारण। किस लिए? मिथाइल नहीं बेटा, वहां पे इथाइल बोलेंगे, प्लीज याद रखना। कुछ बच्चे ना उसे मिथाइल मरकैप्टन कह देते हैं, डेट वुड बी इथाइल मरकैप्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखेंगे, ठीक है? सो ये जलाने में मदद नहीं करता, ये जानबूझ के इसीलिए एडअप किया जाता है कि आपको स्मेल आ जाए, ठीक है? साक्षी परफेक्ट। सो कुछ लोग ना मिथाइल मरकैप्टन आंसर दे रहे थे, तो इसलिए मैंने कमेंट ऑन कर रखे हैं कि आप लोग पेपर में गलती ना करो, मैं आपको पकड़ पाऊं कहां का गलती कर रहे हो। सो यस, जस्ट लाइक लाइटर स्पार्क, लाइटर का भी क्या है, देखो लाइटर में बहुत ज्यादा आग तो निकलती नहीं है, लाइटर से टक 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 करते हो तो क्या होता है सर, वहां पे हल्की सी चिंगारी से भी गैस चल जाती है। तो सोचो हमारा पूरा घर सर कितना ज्यादा सीरियस कंडीशन हो सकता है अगर स्विच ऑन कर दिया तो। इसलिए यहाँ पे जो एडअप होती है वो गैस कौन सी है? इथाइल मरकैप्टन, ठीक है? लेकिन बात मेरी अभी भी पूरी नहीं हुई सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। ये जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जहां पे हम एल्कीन्स की या पैराफिन की बात करते हैं, सर ये जब भी जलते हैं
ये नीली फ्लेम के साथ जलते हैं, ब्लू फ्लेम के साथ, यानी कि सर, और यहां पर इनकी कंप्लीट बर्निंग होती है, पूर्ण रूप से ये सर ये ईंधन जल जाता है। अब आप कहेंगे सर इससे मतलब पल्ले नहीं पड़ा, क्या कहना चाह रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूं, सर स्मेल से कोई दिक्कत ना ना अशोक, अगर दिक्कत होती तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर रहे होते, है ना? तो गैस की तो हमने वो कभी ना कभी वो सूंघी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लेंगे तो फिर हमारी बेड बच जाएगी। नवीन बिल्कुल। सो गाइस अब यहाँ पे सुनिएगा, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनकी एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जहां पे मैं प्रोपेन और इन सब की बात कर रहा था, ये हमेशा क्या करते हैं, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। ब्लू फ्लेम यानी कि नीली फ्लेम के साथ जलेंगे, नीले रंग से जलते हैं। और नीला जो कलर है, सब लोग ये ना, पता नहीं कितने लोगों को पता है, आपके घर का जो चूल्हा है, यानी मैं चूल्हे के मतलब वो वाला बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे गांव में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे लकड़ी हमने जला ली, वो चीज नहीं। अपने घर का जो गैस स्टोव है उसको हम लोग हिंदी में चूल्हा भी कह देते हैं, राइट? सो अपना जो गैस स्टोव होता है विच इज कनेक्टेड विद द सिलेंडर, आप लोग क्लास के बाद एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप जब भी सर खाना बनाते होगे तो उसमें नीले रंग का फ्लेम निकलता होगा, लेकिन किसी किसी के घर में, किसी किसी घर में उस नीले के साथ साथ हल्का हल्का पीला पीला फ्लेम भी आने लगता है। जानते हो उस वाले केस में क्या होता है? जब भी पीला फ्लेम आएगा आपका बर्तन काला पड़ने लगेगा। क्या होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर येलो फ्लेम आ रहा है तो आपके घर पे सर वो जो बर्तन है वो काला पड़ने लगेगा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज जब भी हम लोग सर किसी ईंधन को जलाते हैं, अगर वो पूर्ण रूप से जल जा रहा है, अगर कोई भी ईंधन, ईंधन सॉरी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, अगर कोई भी फ्यूल हो, कोई भी, चाहे वो गैस की बात कर लो, चाहे आप इवन पेट्रोल डीजल की बात कर लो, जब भी कोई ईंधन पूर्ण रूप से जलेगा, पूर्ण रूप से दहन होगा उसका, तो पूर्ण रूप से अगर जलेगा तो ब्लू फ्लेम देगा। अगर वो पूर्ण रूप से नहीं जल पा रहा है तो सर वो येलो कलर की फ्लेम देना शुरू करता है। तो क्या कहा जाता है, गैस के स्टोव की क्लीनिंग करा लो। आपके गैस के स्टोव में समस्या हो सकती है क्योंकि सिलेंडर में तो समस्या होगी नहीं, राइट? यानी वो फ्लेम आपका कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहा है। तो मैंने स्टेटमेंट को ना 4 या 5 बार बोला होगा, आपने अगर गौर किया हो। तो मैं जब भी आपको 4-5 बार रिपीट करता हूं ना, तो समझ जाओ वो पेपर में आया हुआ है या आने की पूरी पूरी संभावना रख रहा है। तो ये बच्चे चाहे सीएचएसएल वाले हों, चाहे एमटीएस वाले हों, चाहे आरपीएफ, रेलवेज, जेई, एसएससी, जेई, एसएससीजीएल, ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है, इवन ग्रुप डी वालों के लिए भी, कि सर जो नीली फ्लेम है वो आपको मिलती है किससे? एल्कीन से। लेकिन एल्कीन की बात करोगे तो एल्कीन से क्या होता है, एल्कीन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले थे, वो ईंधन जब जलाओगे तो वहां से सर येलो फ्लेम के साथ साथ सूटी फ्लेम मिलती है। आप कहेंगे सर सूटी, ये क्या फ्लेम होती है? सूटी का मतलब है सर वो क्या करेगा, वो आपको सब ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देगा, यानी बिल्कुल वो समझ लो, एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, अपने घर में जब हम चूल्हा जलाते हैं लकड़ी के साथ, तो जो आपकी फ्लेम है वो देखना पीले रंग की होती है, मैक्सिमम कलर पीला होता है, येलो होता है। और येलो के साथ साथ सर वहां पे क्या होता है, स्मोक भी निकल रही होती है, धुआं निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी दीवार जो है, आप लोगों के गांव की जो दीवार होगी, जहां पे अगर आप चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो छत देखना बिल्कुल ब्लैक पड़ी होगी। जबकि सेम चीज अपने घर की किचन जहां पे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ब्लैक कलर नहीं पड़ता है। रीजन क्या है? जब चूल्हा जल रहा है तो वहां पे सर जो ईंधन है वो कंप्लीटली बर्न नहीं करता है, राइट? सो प्लीज याद रखेंगे, जो ब्लू फ्लेम है ये एल्केन्स देते हैं, लेकिन जो हमारे एल्कीन्स हैं वो क्या करेंगे सर, वो आपको येलो और सूटी फ्लेम देंगे, राइट? सो जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आपके जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, खासकर यहाँ पे मैं पेट्रोलियम की बात कर लूं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सभी पे जाओगे, ये सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, राइट? हाँ, जिसमें ब्लैक दाग, बिल्कुल सही कह रहे हो। सो 1 2 6 करें, एक बार फिर से बता देंगे? हाँ बिल्कुल, 1 2 6 आप ही के लिए तो हूं, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो तो बतानी है मुझे। तो मैंने बस ये बताया कि देखो ऐसा है, जो एल्कीन्स होते हैं ये सर ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी कि सर वो कंप्लीटली बर्न करते हैं। और जो एल्कीन्स होते हैं, ये वैसे मैंने स्लाइड में भी लिखा है, चिंता मत करना, आगे आएगा भी ये। तो येलो और सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी सर इनकी जो लॉ होती है ये पीली होगी और ये सर धुआं देंगे। बस मैंने ये चीज समझाया, राइट? चलिए, हाँ यस, एनवीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, एनवीएस वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, मदन वाल, डोंट वरी। सो अब सर यहां पर जरा आगे बढ़ते हैं। एल्कीन्स, तो एल्कीन्स वाले पार्ट में हमने भी डिस्कशन किया, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n, है ना? एल्काइंस की बात करें, यहां पे जो फॉर्मूला है एल्काइंस, तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, डिस्कस कर चुके हैं, और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। अब सर ये बड़ा बेसिक सा पॉइंट था जो मुझे समझाना था और मैं समझा चुका हूं। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और, आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले सुने होंगे कुछ ऐसे करके, कभी देखा ये वाला फॉर्मूला?
सो रौनक का जो डाउट है, रौनक मैं उसी डाउट पे आ रहा हूँ, मुझे पता था आपको ये वाला डाउट आएगा, तो बस कोई नहीं, लेकिन मोहम्मद नसीम आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप प्लीज ना स्टार्टिंग से देखना। तो रौनक का एक डाउट है, सर एक बात बताओ, मैंने ऐसा फॉर्मूला कई बार देखा है, CnH2n-1, सर ये क्या बताना चाहता है फॉर्मूला? तो देखिए सर यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ सर मुझे OH और जोड़ना है, राइट। अब आप कहोगे सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी, ये कहां से फॉर्मूला आया, ये रौनक का डाउट था। तो रौनक बाबा, आपका जो बहुत देर से डाउट चल रहा था, मैंने एक कमेंट तभी देख लिया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी बच्चों की खिचड़ी पक जाती और हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा जाता, क्योंकि यही चीज मैं तब बताता ना, तो आधे बच्चे सोचते पता नहीं सर क्या बताने लगे, जो कि अपनी क्लास में एक दो बार हो चुका है बीच में खिचड़ी पकने की वजह से। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, अब सुनना ध्यान से। यहां है क्या, यहां पर गुरुदेव ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना मैंने कुछ लिखा है, ये मैंने केवल रौनक का डाउट था वो समझाने के लिए लिखा। अब सुनेंगे होता क्या है, सर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, राइट। सो इन सभी वाले पार्ट में हमको क्या करना पड़ता है, हर एक के लिए, हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक सर हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई साहब ये चीज एल्कोहल है, ये चीज कीटोन है। तो जैसे एल्कोहल के लिए जो OH है ये बताता है कि कोई भी चीज एल्कोहल है, लेकिन सर इसको मुझे जब एडअप करना पड़ेगा फॉर्मूले में, तो सर कुछ तो मुझे स्टेबिलिटी को गड़बड़ाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर स्टेबिलिटी क्यों गड़बड़ाओगे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ईथेन का। मैं यहां पे सभी लोगों से फॉर्मूला पूछना चाहूंगा, एक बार मुझे बताना, ये तभी क्लियर हो पाएगा। ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से आंसर दो बेटा, ईथेन का फॉर्मूला है क्या? तो आप कहेंगे सर एक सेकंड, बच्चों वाला सवाल है सर, अभी बताता हूं। सर एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, CnH2n+2, राइट। यानी कि सर C2H2 इंटू 2+2, यानी क्या बन गया, C2H6, यही होगा। कोई डाउट ही नहीं है सर इसमें, तो बिल्कुल सही कहा आपने, डाउट नहीं है। लेकिन अब होता क्या है सर, मुझे यहां पे एक फॉर्मूला तैयार करना है और उसका नाम है उन्मत्ता 1 to 6, प्रवीण, ऋतु, सभी लोग, मुझे एक फॉर्मूला तैयार करना है, वो है इथेनॉल। अब क्या करूं बाबू भैया, समस्या तो है। इथेनॉल में सर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इथेन उठाना है। ये इथेनॉल एक्चुअली होता क्या है, इथेनॉल एक्चुअली 2 चीजों का बन गया ये सर, यहां पे इथेन प्लस ऑल, ये ऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल का मतलब सर यहां पे OH की बात हो रही है, यानी कि सर मैं एल्कोहलिक ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो जो एल्कोहलिक ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो सर मुझे OH को तो जोड़ना है। अब मुझे जब OH को जोड़ना है तो यहां पे सर कुछ तो खाली करना पड़ेगा ना, राइट। सो मुझे यहां पे जब कुछ खाली करना पड़ेगा तो क्या खाली करूं, तो यहां पे रौनक बाबा, अब आपका जो डाउट था वो अब क्लियर होगा कि जो फॉर्मूला था मेरा CnH2n+2, मैं यहां पर क्या करूंगा, एक यहां से माइनस करूंगा और एक माइनस करके एक हाइड्रोजन आपका यहां से गायब हुआ और यहां पर क्या हुआ, उसमें आपने OH जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, जो आप अभी तक कह रहे थे ना सर ये जो 2n+2 के जो होना चाहिए था वो CnH2n+1 कैसे हो गया, इसमें आपने OH को और एडअप कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, देखिए CnC2H2 इंटू 2+1, उसके बाद OH, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H5OH। तो रौनक दादा अब आपका डाउट क्लियर हो। अब सोचो अगर यही चीज मैं उस टाइम पे बताता तो खिचड़ी नहीं पक जाती क्या। सो बेसिकली ये जो है, ये वाला जो पार्ट था, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक हम इसीलिए कम कर रहे हैं कि सर हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को एड अप कर सके, राइट। रौनक बफरिंग अगर होगी तो बेटा प्लीज एक बार रिफ्रेश करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ना टाइम थोड़ा सा कम है। सो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने देखा था अभी तक ईथेन वाला, इसमें बस हमने सर एक का पार्ट कम किया है और इसमें हमने वो OH वाला पार्ट एड अप किया। सो दैट मींस कि आगे से सर कभी भी आप एल्कोहलिक ग्रुप पे जाओ, सो इथेनॉल, मीथेनॉल, इन वाले पार्ट पे आपको क्या करना है, सीधे सीधे सर यहां पर आप एल्काइल ग्रुप में OH को जोड़ देंगे, दैट्स इट, राइट। अब सर यहां पर ये वाला पार्ट हमारा सॉर्टेड हुआ। सर अभी आए नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूं गाइस, सो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और चलते हैं। इसी प्रकार से आगे आता है एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में सर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होती है। यानी यहां पर क्या होगा, जो भी फॉर्मूला है उसके साथ सर आपका CHO जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा, CHO। जिस तरीके से हमारे एल्कोहल वाले पार्ट में OH जुड़ रहा था, वैसे एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा
CHO जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सर जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया मीथेनॉल वाला पार्ट, तो मीथेनॉल वाले पार्ट मैंने क्या बोला था, वहां पे हम लोग एल्कोहल की बात किए थे। ये कौन सा था, ये आपका एल्कोहल वाले ग्रुप का था। लेकिन यहीं पे अगर मैं एसिटाइलडिहाइड पे आ जाऊं, तो एसिटाइलडिहाइड, यहां पर एसिटाइलडिहाइड में ये देखिए एल्डिहाइड, तो इसमें क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप का आपका जो CHO वाला पार्ट था, आपका एल्काइल ग्रुप का क्या किया, CHO जोड़ दिया। तो यहां पर ये आपका CH3CHO यहां पे जुड़ गया है। सो अंकित, मैंने देखो ये पहले ही बोला था बेटा, अभी ना मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड, प्लीज मुझे टेलीग्राम पर या फिर मेल पे पिंग कर देना। अभी मैं कोई रिजोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ना कुछ पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको क्लास छोड़ के अभी एकदम से जाऊं और वहां पे कहूं कि देखो अंकित की ऐसी समस्या है। तो अंकित अपनी बैच आईडी और जो जो इश्यूज है ना, एक बार प्लीज ग्रुप में यानी टेलीग्राम पर या फिर मेल आईडी पे डाल देना, तभी मैं इश्यू रिजॉल्व करा पाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेल आईडी बेटा दीपमणि भारद्वाज सर्च करोगे, मैं मिल जाऊंगा प्लीज, ठीक है। चलो, सो इतना वाला पार्ट हुआ। अब इसी प्रकार से जैसे हमने CHO की बात करी, अब यहां पर सर मैं आ जाता हूं कीटोन पे। अब कीटोन वाले पार्ट में क्या होता है, कीटोन वाले पार्ट में आपका एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम आ जाता है, यानी यहां पे आपका आएगा CO। तो जहां पर भी फॉर्मूला अभी हमने देखा था, उस वाले पार्ट में आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप CO वाला पार्ट एड अप कर देंगे, है ना। सो यहां पर जैसे कीटोनिक ग्रुप पे आए, तो अब सर यहां पर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने टर्म यूज किया प्रोपेनॉन मेंशन है ना, इसी की बात कर लेते हैं, प्रोपेनॉन। अगर मैं इस वाले पार्ट पे हूं प्रोप, तो प्रोप वाला पार्ट मुझे क्या बता रहा है, प्रोप है शोइंग सर यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं। क्या है, 3 कार्बन एटम्स। लेकिन सर कीटोनिक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर एसीटोन। सो बेसिकली अगर यहाँ पर हम लोग एसीटोन वाले पार्ट पे जैसे प्रोपेनॉन कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। सो गाइस ये देखिए CO यहाँ पे आपका ही एड अप हुआ। तो इस टाइप से आपके स्ट्रक्चर्स रेडी होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहां पे हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्मूला सुना है, मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लिखता हूं। कल इसके बारे में मैं फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये एक्चुअली क्या है कि ना कुछ फॉर्मुलेज होते हैं जहां पे हम लोग कहते हैं सर जो हमारी चीटियों में, नीटल लीव्स में, या फिर और क्या बच गया, बिच्छू हो गए, मधुमक्खियां हो गई, इन सब में मौजूद है। और ये चीज हम लोगों ने सर जब पहली बार में डिस्कस करा, तो किसी बच्चे ने बोला था कि सर यहाँ पे वो IUPAC नेम जो आते हैं वो कैसे हम लोग लिंक करते थे। तो देखिए एक बार समझते हैं। सर इसका जो नाम है हमने कह दिया फॉर एग्जाम्पल कि सर यहां पर आपका जो नाम है वो सर आपका फॉर्मिक एसिड मौजूद है, ठीक है। थैंक यू मुन्नी। क्या लिखा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये नाम तो इट्स ओके, बट उसी टाइम पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि सर ये हमारा ALP का लेवल है, थोड़ा सा हाई लेवल पे पूछ सकता है, क्योंकि SSC JEE में बाकी हायर लेवल पे CGL में सब में ना क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सर लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, और फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में ना देके मीथेनोइक एसिड दे देता था। अभी मीथेनोइक शब्द कहां से आया था जानते हो, अब देखिए सर ये जो टर्म था ओइक, इस वाले पार्ट को मैं अलग करता हूं, क्योंकि सर वो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन सर यहीं पे अगर मैं इस अकेले कार्बन के पास जाऊं, तो सिंगल कार्बन आप लोग अच्छे से जानते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था क्या, कि अगर मैं सर आप लोगों से कहूं सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन वाले पार्ट पर आप क्या बताएंगे सर, वो कितने, आप वो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सिंगल कार्बन पे आपका कितने कार्बन के एटम्स रहते हैं। आई नो 11 बजे से दूसरी क्लास, बेटा 2 मिनट और प्लीज, क्योंकि ना बेटा मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, सो प्लीज। सो मैथ, यस, सो मैथ वाले पार्ट पर मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर मैं आप लोगों से कहूंगा मीथेनोइक, सो डेट इज वन एंड द सेम थिंग। और यहां पे सर आपका अकेला जो कार्बन है, 1 कार्बन, इसको मैं मैथ वाले पार्ट से लिंक कर पा रहा हूं, राइट। सो अब सर यहां पे मैं जरा लिंक करता हूं, ये तो सर आपका एसिटिक एसिड वाला पार्ट हो गया था। तो अब मैं सर आपको यहां पे आऊंगा फॉर्मिक एसिड वाले पार्ट पे। तो जैसे आपके लिए कुछ भी टर्म लिख दिया मैंने, मान लो COH, तो आप इस तरीके, सॉरी HCOH, तो आप लोग इस वाले पार्ट से प्लीज लिंक कर लेना कि आपका जो अकेला था मैथ, तो यहां से आपका फॉर्मिक एसिड वाला पार्ट आ गया, राइट। सो एसिटिक एसिड और इस वाले पार्ट पे आपको ऐसे लिंक करना, बाकी मैं आप लोगों को फिर से कल बताता हूं। सो गाइस HCOH और बाकी चीजें हम लोग अब कल ना जब आएंगे, तो मेरे पास भी थोड़ा सा पार्ट और इसका पेंडिंग है, फंक्शनल ग्रुप्स में इसको मैं रिवाइज कराऊंगा, और कल हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देखेंगे। बट सब लोग ना कल का याद रखना, कल की जो क्लास है कल मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। तो गाइज हो सकता है आप लोगों की क्लास देखो 11 बजे होती है, तो आप लोग चाहें तो क्लास को छोड़ देना, बट कल की क्लास में एक्सटेंडेड फॉर्म में ले जाऊंगा, कल थोड़ा सा लंबा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ना मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बतानी है। तो कल हो सकता है कि मैं 11:30 तक पढ़ाऊं, 11 बजे हमारी क्लास खत्म हो जानी चाहिए। बट गाइज कल मैं अपना 11 बजे वाला बैच नहीं ले रहा हूँ,
सो 11 बजे मेरी जो दूसरी क्लास होती है उसको कल के लिए मैंने होल्ड पे कर रखा है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपके लिए मैंने पहले से ही एक्स्ट्रा क्लास ले ली है, तो और वो मैं सैटरडे तक नहीं खींच पाऊंगा। तो कल मैं आपकी जो क्लास है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा गाइस। सो प्लीज आप लोग कल जिनको जाना है वो आप लोग दूसरी क्लास अटेंड कर लेना, फिर रिकॉर्डेड बाद में देख लेना। बट कल मेरी क्लास 11:30 बजे के आसपास तक जाएगी, हो सकता है थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा लूँ तो ले लूंगा, लेकिन 11:30 मान के चलेगा, ठीक है। सो वर्णिका डोंट वरी, यू विल बी गेटिंग अनदर बैच, डोंट वरी, ठीक है। चलो सर, फिर अच्छे से ख्याल रखो अपना, इतना पार्ट रिवाइज कर लेना, मैं पीडीएफ पूरी भेज दूंगा और मिलेंगे अब आप लोगों से कल। तब तक अच्छे से ख्याल रखो। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। वाईटी में तो कराऊंगा, अगले हफ्ते से यूट्यूब भी स्टार्ट करना है, डोंट वरी, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।